बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है। शाम 6 बजे से बैठक होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। बीजेपी ने पहली लिस्ट में जारी किए थे कुल मिलाकर 195 उम्मीदवारों के नाम। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का इंतजार जारी है। इसे लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 6 बजे बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आज करीब 150 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करने वाली है और उस पर फाइनल मोहर लगा सकती है। इससे पहले बीजेपी ने 2 मार्च को 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल थे। इधर ओडिशा में बीजेडी से गठबंधन को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की एक और बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें ओडिशा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी शामिल होंगे। ओडिशा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और ओडिशा चुनाव प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर दिल्ली में हैं। ये नेता आज दोपहर करीब 12 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक में शामिल हो सकते हैं। ओडिशा में बीजेडी से गठबंधन की अटकलों के बीच बीजेपी की ये बैठक काफी खास रहने वाली है। खबर है इस बैठक में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य के नेताओं से बातचीत करके ओडिशा में बीजेडी से गठबंधन पर फाइनल फैसला कर सकता है। ओडिशा में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और बीजेडी में पेंच फंसा हुआ है। हरियाणा में अभी बीजेपी और उसके सहयोगी दल जेजेपी में सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई है और इसको लेकर रस्साकसी का जो दौर है वो लगातार जारी है। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर राज्य की 2 लोकसभा सीटों पर दावा ठोका है। सिरसा में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीटों पर दावा ठोका है। हमारी चॉइस बड़ी क्लियर है। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने अनेक बार कह दिया है कि हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा पार्टी अपनी तैयारी है। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि इसके अलावा पार्टी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज बैठक होने वाली है और इसमें लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मंथन होगा। कांग्रेस पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। आज प्रत्याशियों के मंथन को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। वे भारत जोड़ो न्याय यात्रा से विराम लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। इस बीच कल दिल्ली के हिमाचल सदन में पंजाब की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए बैठक हुई, जिसमें देवेंद्र यादव, भक्त चरणदास, प्रताप सिंह बाजवा, राजा अमरिंदर सिंह, नीरज दांगी और यशोमती ठाकुर समेत कई नेता शामिल हुए। इधर महाराष्ट्र में सत्ताधारी एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आज एक बार फिर से बैठक होने वाली है और बहुत जल्द इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल आज देर शाम अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं और महायुति के सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के खेमे में 13 सांसद हैं। वो इतनी ही सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो वहीं अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी भी 6 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी विनेबिलिटी का हवाला देते हुए 34 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लोकसभा चुनाव के पहले तेलंगाना में बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। कल पार्टी के 4 दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बीआरएस के इन दिग्गज नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इनमें बीआरएस के पूर्व सांसद गौंडम नागेश, सीताराम नायक, पूर्व विधायक जलगांव वेंकटराव और श्रीनिवास शामिल हैं। बीआरएस नेताओं के पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी के तेलंगाना प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के 10 साल के काम के कारण आज लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को तेलंगाना के जहीराबाद से बीआरएस सांसद बीबी पाटिल बीजेपी में शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी दिल्ली और हरियाणा के बाद आज पंजाब में लोकसभा चुनाव के कैंपेन को लॉन्च करने वाली है और इसके लिए मोहाली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज पंजाब के लिए चुनावी कैंपेन लॉन्च करेंगे। दोपहर 12 बजे ये कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। आपने पंजाब में अभी लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। आप और कांग्रेस कई राज्यों में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन पंजाब में दोनों दल अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले रविवार को केजरीवाल और मान ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पार्टी प्रचार अभियान का आगाज किया, जहां उन्होंने बदलेंगे कुरुक्षेत्र, बदलेंगे हरियाणा इब के इंडिया को जिताना का नारा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे और नमो ड्रोन दीदियों को 1000 ड्रोन भी सौंपेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे नमो ड्रोन दीदियों की ओर से आयोजित मुख्य कार्यक्रम कृषि ड्रोन प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसका आयोजन नई दिल्ली के पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किया गया है। इसके साथ ही देश भर के 11 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदी एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में शामिल होंगी। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज पर लगभग 8000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण और 2000 करोड़ रुपए का सहायता कोष भी वितरित करेंगे। साथ ही लखपति दीदियों को सम्मानित करेंगे। मोदी सरकार जो योजनाएं बनाती है उसका जमीन पर खासा असर दिखाई देता है। हम आपको हरियाणा के करनाल की सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं, जहां पर ड्रोन दीदी कमाल कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ड्रोन पायलट बनकर आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा ही करनाल के गांव कतलाहेड़ी में देखने को मिल रहा है, जहां नमो ड्रोन दीदी सीता अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। ड्रोन दीदी सीता महिला सहायता समूह से जुड़ी हैं और ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण लिया है। मैं व्हाट्सएप में मेरे पास एक मैसेज आया था कि अगर कोई महिला ड्रोन की ट्रेनिंग लेना चाहती है तो सरकार उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रोन देगी। मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं 15 दिन की ट्रेनिंग लेके आई हूँ गुड़गांव में। पीएम मोदी आज हरियाणा के गुरुग्राम जाएंगे और 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर गुरुग्राम में NH-48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे 19 किलोमीटर लंबा है और इसका निर्माण 4100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बसई रेल ओवर ब्रिज तक 10.2 किलोमीटर लंबे और बसई ROB से खेड़ की दौला तक 8.7 किलोमीटर लंबे 2 राजमार्ग शामिल हैं। ये दिल्ली और गुरुग्राम बाईपास में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। और कैसा है द्वारका एक्सप्रेसवे, हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने इसका जायजा लिया। देखिए आप रिपोर्ट। देश के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे पर जो लाइट वेट व्हीकल्स हैं उनके लिए अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक रखी गई है, जबकि हेवी व्हीकल्स के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निर्धारित की गई है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये अपने आप में देश का अनूठा एक्सप्रेसवे है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पैदल चलने वाले यात्री हो या फिर साइकिल पर चलने वाले यात्री, द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के वक्त इसका पूरा ख्याल रखा गया है। देखिए हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की एक और रिपोर्ट। इस वक्त मैं गुरुग्राम में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप ये स्काई वॉक देख रहे हैं, जिस पर रैंप लगाया गया है और रैंप के साथ साथ इसमें एस्केलेटर की सुविधा भी दी गई है। यानी कि यदि आप साइकिल लेन में चल रहे हैं और साइकिल से आप इसको क्रॉस करना चाहते हैं तो आसानी से इस रैंप पर जाकर इसको क्रॉस कर सकते हैं। उसके अलावा जो पैदल यात्री हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए भी ये विशाल स्काई वॉक यहाँ पर बनाया गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एस्केलेटर बनके तैयार भी हो गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग के दोनों खाली पदों को बहुत जल्द भरने की तैयारी है। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी 15 मार्च को बैठक करने वाले हैं।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में 15 मार्च को शाम 6 बजे बैठक होगी। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के फरवरी में रिटायर होने और पिछले हफ्ते ही अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से खाली पदों पर इसी सप्ताह नियुक्ति होने की संभावना है। 3 सदस्य निर्वाचन आयोग में इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही एकमात्र सदस्य रह गए हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। आयोग आज सुबह 10 बजे ऑब्जर्वर्स के साथ दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक करेगा। ये बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में होगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बापटला में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था और इस रैली को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। अडांकी में आयोजित इस जनसभा में जगनमोहन रेड्डी ने अपने कार्यकर्ताओं को विधानसभा की सभी 175 सीटें और लोकसभा की सभी 25 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। राज्य में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच हुए गठबंधन के बाद जगनमोहन रेड्डी की ये पहली विशाल जनसभा थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। जगनमोहन रेड्डी की इस जनसभा का नाम सिद्धम जनसभा रखा गया था। सिद्धम यानी तैयार, यानी वाईएसआरसीपी चुनाव में सभी पार्टियों का सामना करने के लिए तैयार है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के लिए 6 सदस्यीय समन्वय समिति का ऐलान किया है। राज्यसभा चुनाव के बाद से ही हिमाचल कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस आलाकमान की ओर से गठित कमेटी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सीनियर हिमाचल कांग्रेस लीडर कौल सिंह ठाकुर को भी सदस्य बनाया गया है। इस बीच अयोग्य करार दिए जा चुके 6 कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि वर्तमान हालात के लिए कौन जिम्मेदार है। हिमाचल के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बागी विधायकों ने खुद को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। दल बदल के खेल के बीच आज वित्त कमेटी का अहम चुनाव होने वाला है। चंडीगढ़ नगर निगम की आज सुबह 11 बजे बैठक है। इसमें फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी FNCC का चुनाव कराया जाएगा। चंडीगढ़ नगर निगम की वित्त समिति कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर फैसले लेती है। ये कमेटी सामान्य सदन में चर्चा के लिए जाने से पहले कई विषयों को अस्वीकार भी कर सकती है। इस बीच चंडीगढ़ में दल बदल का खेल भी जारी है। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले 3 पार्षदों में से 2 महिला पार्षदों ने आम आदमी पार्टी में वापसी की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में आज करीब 130 सदस्यों का डेलीगेशन अयोध्या में रामलला के दर्शन करेगा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। इनके अलावा करीब 70 विधायक, सांसद और बीजेपी नेता भी रामलला के दर्शन करेंगे। आज ही अयोध्या में बनने वाले राजस्थान भवन का भूमि पूजन किया जाएगा। ये भवन दशरथ कुंड के पास बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने 133 नेताओं और अधिकारियों के लिए अयोध्या जाने के लिए 2 चार्टर विमान बुक करवाए हैं। राजस्थान के नेताओं और अधिकारियों का ये डेलीगेशन सुबह 8 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। यूपी एसटीएफ ने आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की परीक्षा में नकल करने वाले 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार इन आरोपियों पर रविवार को हुई आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करने का आरोप है। एसटीएफ की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों से पता चला है कि नकल कराने वाले गिरोह ने आरोपियों से डिवाइस के लिए 30-30 हजार रुपए और सॉल्वर के लिए 4 से 5 लाख रुपए वसूले थे। पुलिस अब गिरोह के सरगना सहित दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। दिल्ली में कहां पर आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया, जानने के लिए आप देखिए ये रिपोर्ट। हंगामे और चीख पुकार की ये तस्वीरें दिल्ली के राजौरी गार्डन थाने के रघुवीर नगर इलाके की हैं। ये हंगामा उस वक्त हुआ जब दिल्ली के मोहन गार्डन थाने की पुलिस आदिल नाम के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस टीम की कार पर स्थानीय लोगों ने हमला किया। हमले में 3 पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं।
मामले में पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर दिल्ली के मालवी नगर में रविवार की रात दोहरे हत्याकांड के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस वारदात में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली का चिराग दिल्ली इलाका एक कुख्यात बदमाश और उसके बेटे की हत्या से दहल उठा। पुलिस के मुताबिक रविवार रात करीब 8 बजे चिराग दिल्ली में कुम्हार चौक के पास दो पड़ोसियों में हुए आपसी विवाद में एक पिता पुत्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दोहरे हत्याकांड के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक जय भगवान हत्या की कोशिश, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट सहित कई मामलों में आरोपी था। पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली है। आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। एसबीएसपी नेता नंदी राजभर की दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद संत कबीर नगर में तनाव का माहौल है। पार्टी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूपी के संत कबीर नगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की महिला शाखा की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की रविवार दिन दहाड़े उनके घर में ही हत्या कर दी गई। वारदात के पीछे जमीनी विवाद का कारण बताया जा रहा है। करीब 10 दिन पहले एक भूमि के संबंध में विवाद हुआ था, जिस विवाद को लेकर 3-4 लोगों के नाम इन्होंने दिए हैं, तहरीर में नाम दिए हैं। हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं और जैसे भी जांच के अनुसार चीजें आगे बढ़ेंगी आगे दिखेगा। लखनऊ में अवैध इमारत को गिराने गई टीम और पुलिस पर पथराव के बाद क्या एक्शन लिया गया है, आप देखिए। लखनऊ के अकबर नगर इलाके में अवैध इमारत को गिराने के दौरान मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की अफवाह फैल गई। इससे गुस्साए स्थानीय लोगों ने हंगामा और अतिक्रमण करने गई एलडीए की टीम और पुलिस पर पथराव किया। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर हालात पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक जो बिल्डिंग है उसका स्लैब साइड वाली झोपड़ी के ऊपर टकराया है, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ अफवाह फैलाई, पथराव हुआ। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके शांति व्यवस्था कायम करी गई है। अगर आपके घर में किसी को भी मोबाइल देखने की काफी लत है तो ये खबर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए कैसे मोबाइल के एडिक्शन में सूरत की एक लड़की की मौत की वजह बन गया सब कुछ। मोबाइल की ज्यादा लत गुजरात के सूरत की रहने वाली एक युवती की मौत की वजह बन गई। सूरत में 20 साल की लड़की ने मोबाइल की लत की वजह से अपनी जान दे दी। पुलिस ने लड़की की आत्महत्या के मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लड़की की मौत से उसका पूरा परिवार सदमे में है। बताया जा रहा है कि लड़की को मोबाइल का इतना एडिक्शन था, वो हर वक्त सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ सर्च करती रहती थी। इतने नहीं, सोशल मीडिया पर फेस एक्सरसाइज के चलते उसका मुंह मुड़ गया था, जिससे वो डिप्रेशन में थी। 2 महीने से मनोचिकित्सक से इलाज भी चल रहा था। काला जठेड़ी की शादी से पहले गैंग वॉर की साजिश को पुलिस ने नाकाम किया। पुलिस ने दिल्ली से जठेड़ी के शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर काला जठेड़ी की शादी से पहले पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेशी हथियारों के साथ 5 शार्प शूटर्स को दिल्ली के द्वारका इलाके से गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल को खबर मिली थी कि काला जठेड़ी की शादी के पहले हरियाणा के रोहतक में बड़ी गैंग वार होने वाली है। स्पेशल सेल अब इन शार्प शूटर्स से पूछताछ कर ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं विरोधी गैंग का साया जठेड़ी की शादी पर न मंडराए, इसलिए ये गिरोह द्वारका इलाके में छिपा हुआ था। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ने मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए बड़ा फैसला लिया है। तीनों राज्य इसको लेकर एक संयुक्त एसओपी भी अपनाएंगे। कर्नाटक के पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे और केरल पर्यावरण मंत्री ए.के. शशि चंद्रन ने मानव पशु संघर्ष की समस्या से निपटने के लिए एक बैठक की। बैठक के बाद कांग्रेस के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों ने मानव वन्य जीव संघर्ष और शिकार को रोकने के अलावा जंगलों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। बैठक में इसे लेकर एक एसओपी अपनाने पर भी चर्चा की गई। पिछले कुछ महीनों में तीनों राज्यों में जंगली जानवरों के इंसान पर हमले करने और उन्हें मारने की कई घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद बैठक की गई। राजस्थान के नागौर में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई।
राजस्थान के नागौर में तेज रफ्तार कार के मोड़ पर पलटने और वहां खड़े लोगों पर गिरने की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा और 2 महिलाएं शामिल हैं। हादसे के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया। लोग वहाँ सड़क पर थे तो उधर से कोई दूसरी स्कॉर्पियो गाड़ी आई, उसकी वजह से ये एक्सीडेंट होकर खत्म हो गया। मौके से चालक इसके जाने से पहले निकल चुका था, उसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सड़क हादसा डेगाना थाना क्षेत्र में उस समय हुआ जब पीड़ित परिवार बस का इंतजार कर रहा था। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम भवानीपटना पैसेंजर ट्रेन का इंजन पटरी से उतरने की वजह से रेल हादसा हो गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में कोट्टा वलासर रेलवे स्टेशन के पास विशाखापट्टनम भवानीपटना पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरने से हादसा हो गया। हादसे में किसी के घायल या हताहत होने की कोई खबर नहीं है। रेल अधिकारियों के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एंट्री कर रही थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंजन पटरी से उतरा है, इसलिए रेलवे की दूसरी सर्विसेज सामान्य है। ट्रेन के पिछले हिस्से को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा के सोनीपत में बेखौफ अपराधियों ने एक शराब कारोबारी की गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान बदमाशों ने 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग की है। पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई, आप देखिए। मृतक शराब कारोबारी सुंदर मलिक गोहाना क्षेत्र के सरगथल गांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक सुंदर मलिक जब गुलशन ढाबे पर पहुंचे तभी उनका पीछा करते हुए बदमाश एक कार से आए और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 2 बदमाश सुंदर पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। सुंदर मलिक ने इस दौरान एक बदमाश को दबोच लिया, लेकिन दूसरे बदमाश की फायरिंग के चलते उसने दम तोड़ दिया और दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। सोशल मीडिया पर भाऊ गैंग ने पोस्ट डालकर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। एसबीआई ने राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का वक्त तय किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाते हुए एसबीआई को 6 मार्च तक बॉन्ड को अब तक की जानकारी देने का आदेश दिया था। एसबीआई ने इसके लिए ही और वक्त मांगा है। बैंक ने अपनी अर्जी में कहा कि उन्हें बॉन्ड का डिटेल निकालने के लिए समय चाहिए। एडीआर ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अदालत के आदेश की अवमानना की याचिका भी दायर की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की याचिका पर एसबीआई को कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे, इनकी कीमत क्या है और ये किसे दिए गए, इस बारे में पूरी जानकारी निर्वाचन आयोग से साझा की जाए। ओडिशा में बीजेपी बीजेडी गठबंधन पर आज बैठक है और खबर ये आ रही कि ओडिशा बीजेपी के अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आज अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक हो सकती है। इस बीच ये खबर आपको तफसील के साथ हम दिखाएं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही, इसका हम रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज घोषित उम्मीदवार विधान भवन में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आज यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी अपना दल एसआरएलडी के घोषित प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र सिंह, विजय बहादुर पाठक, अशोक कटारिया, रामतीरथ सिंघल, संतोष सिंह, धर्मेंद्र सिंह और मोहित बेनीवाल नामांकन दाखिल करेंगे। अपना दल एस प्रत्याशी आशीष पटेल और आरएलडी प्रत्याशी योगेश चौधरी भी पर्चा भरेंगे। सभी उम्मीदवार सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में नामांकन दाखिल करने विधान भवन जाएंगे। ओडिशा से बड़ी खबर है, बीजेपी बीजेडी गठबंधन पर आज हो सकती है बड़ी बैठक। ओडिशा बीजेपी के अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी दिल्ली पहुंच गए हैं। आज अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक हो सकती है, जो खबर आ रही है।